13 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि और उसके बाद यांग वांगजक और जिलिंग को अपनी केस के बारे में बताती है। तो आगे से जिलिंग पूछती है कि अब हेंगजी रह कहाँ पर रही है, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले उसकी घर के पास गई थी तो मैंने देखा कि उसकी घर की लाइट भी जल रही है और उसकी कंपनी की लाइट भी जल रही है। तो आगे से यांग वांग बोलती है कि वो तो कई दिनों से होटल में रह रही है और ऐसे भी तुम दोनों का डिवोर्स हो गया, क्या तुम उसके ऊपर नजर रख रही हो। लेकिन आगे से जिलिंग तो ये बात को मानने से ही साफ साफ मना कर देती है। और दूसरी तरह लॉयर लियाओ की भी मम का तबीयत सही हो गया होती है, इसलिए वो जाकर उसकी मम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराते हैं। लेकिन ये बातें उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पर उनकी जो दोस्त थी वो उन्हें छोड़कर जाना नहीं चाहते। फिर भी लॉयर लियाओ उन्हें जबरदस्ती लेकर अपने घर पर चले जाते हैं और जाने से पहले वो उनकी मदर की दोस्त के पास जाते हैं और उन्हें बताती है कि मेरी फादर मेरी मदर का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख सकते हैं, इसलिए आपको मेरी मदर की ज्यादा फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं। और दूसरी तरह लोस वो तो आज अपनी स्टूडियो में होती है, लेकिन वो आज जिंग जिंग को अपने स्टूडियो पर बहुत ज्यादा मिस भी कर रही होती है। और दूसरी तरह यांग वांग जिलिंग की कहने पर वो हेंगजी की घर पर जाकर उसकी आने का इंतजार करने लगती है, लेकिन वो देखती है कि आन और उसकी मदर हेंगजी की घर पर रह रहे हैं, इसलिए उसे हेंगजी के ऊपर डाउट होती है। तो वो हेंगजी को ड्रिंक करने के लिए बुलाती है और उसे पूछती है कि क्या तुम्हारा कहीं पर चक्कर चल रही है। लेकिन आगे से हेंगजी बताती है कि तुम ऐसा मुझे पूछ क्यों रही हो। तो आगे से यांग वांग बताती है कि मैं तुम्हारे घर पर तुम्हारे इंतजार कर रही थी, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पर एक बच्ची और उसकी मदर रह रहे हैं। तो आगे से हेंगजी बताती है कि वो जो मदर है ना, अपनी बेटी का फायदा उठाकर लोगों के साथ फ्रॉड करती है, जो बातें कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैंने उसे अपने घर रहने के लिए दे दिया। और उन दोनों वहाँ पर काफ़ी ड्रंक हो जाते हैं और यहाँ पर हेंगजी बताती है कि मुझे पता है ये बातें जिलिंग ने तुमसे पूछी थी, इसलिए तुम ये बातें उसे बता देना। और अगली सुबह हेंगजी तो यांग वांग की घर पर होती है, लेकिन वो अच्छी तरह से रेडी हो जाती है और वो यांग वांग को उठाती है और उसे बताती है कि मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना चुकी हूँ, इसलिए तुम खा लेना। और उसे वहीं पर वार्निंग देती है कि हमने कल रात को जो भी बात की उसके बारे में जैसे जिलिंग को कुछ भी पता ना चले। और दूसरी तरह लॉयर लियाओ अपनी पेरेंट्स के साथ खाना खा रही होती है, तो भी उसके पास उसकी मदर की एक दोस्त की कॉल आती है जिन्हें की लॉयर की जरूरत थी, इसलिए उसकी पेरेंट्स भी उसे जल्दी से काम पर जाने के लिए बोलते हैं। और उसकी पेरेंट्स तो लॉयर लियाओ को ऐसे दिखाते हैं कि जैसे कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और जैसे ही लॉयर लियाओ वहाँ से चली जाती है तो वो दोनों तो फटाक से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और उनकी बीच में एक अजीब सा माहौल क्रिएट भी हो जाती है। और दूसरी तरह लॉयर लियाओ जैसे उनकी मदर की फ्रेंड के पास जाती है तो उन्हें पता चलती है कि ये तो मिस मा की फैमिली है और ये मिस मा की बहू है। और मिस मा की बेटे ने बार बार मिस्टर जू को उसकी मदर से शादी करने के लिए बोल रहा था, लेकिन बार बार मिस्टर जू इस बात को डिले कर रही थी, इसलिए उसने गुस्से में आकर मिस्टर जू को धोखा दे दिया था, जिस वजह से उन्हें चोट आ गई थी। और मिस मा के बेटे ने मिस्टर जू को हॉस्पिटल भी लेकर गए थे, लेकिन सावजू ने गुस्से में आकर मिस मा की बेटे के ऊपर केस कर दिया, जिस वजह से उन सबको हॉस्पिटल लाना पड़ा। और दूसरी तरह यांग वांग और टिंग टिंग मिस्टर ही से मिलने के लिए जाते हैं और उन्हें कन्विंस कर रही होती है कि आप मिस्टर जू को कन्विंस करें ताकि वो मिस मा के साथ हमारी शो पर आ सके और उन्हें देखकर जितने भी ओल्ड कपल है ताकि उन्हें कुछ हिम्मत मिल सके। लेकिन
इसके लिए मिस्टर हा तो साफ साफ मना कर देते हैं। तभी उसके पास मिस मा की कॉल आती है और उसे पुलिस स्टेशन में बुलाती है। और यहाँ पर क्योंकि मिस्टर जू तो मिस मा की बेटे के ऊपर केस नहीं करना चाहते थे, इसलिए वहीं पर उनकी केस खत्म हो जाती है। और जैसे वो बाहर आती है तो तभी वहाँ पर मिस्टर हा भी पहुँच जाते हैं। और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट रिवील होती है कि मिस्टर हा और मिस मा ही सिर्फ रिलेशनशिप में थे और मिस्टर जू तो उन दोनों को सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहे थे। और यह बात जैसे ही उन सब के सामने आती है तो मिस मा तो शर्म की वजह से यहाँ से भाग जाते हैं। और उसके बाद लॉयर लियाओ यांगवांग के पास जाती है तो यांगवांग पूछती कि क्या ये तुम्हारी केस है। तो आगे से लॉयर लियाओ बोलती है कि ये मेरी मॉम की वजह से ये मेरी केस है। और वो यांगवांग को इग्नोर कर यहाँ से जाने लगती है। और उसके बाद हेंगजे अपने काम पर होती है तो उसके पास आन की मदर सुचिन आती है और उन्हें बताती है कि आपने जो आन और मेरे साथ एक फ़ोटो खींची थी उसकी एक कॉपी देती है। और उन्हें बताती है कि आन आपको बहुत ज़्यादा मिस भी करती है। तो आगे से हेंगजी बोलती है कि अगर कोई सीरियस काम नहीं है तो तुम सेक्रेटरी की सू को इसके बारे में बता देना। और ऐसे ही तुम्हारा यहाँ पर बार बार आना बिल्कुल भी सही नहीं है। ये सुनकर सुचिन तो उखड़े होकर यहाँ से गुस्से से चली जाती है। और दूसरी तरह जिलिंग जैसे ही अपने काम खत्म कर घर पर आती है तो उसकी मदर पूछती है कि तुम्हारे और हेंगजी के बीच में असल में चल क्या रही है। तो आगे से जिलिंग बताती है कि हम दोनों के बीच में छोटा मोटा लड़ाई हो गई है, इसलिए हम दोनों दूर रहते हैं। तो भी उसकी मदर उसके सामने उसकी डिवोर्स सर्टिफिकेट रखती है और उसके साथ बहुत सारी प्रेगनेंटी किट्स भी रखती है। और उसे बोलती है कि मुझे पता है तुम्हें बचपन से सारी चीज़ छुपाने की आदत है, इसलिए मुझे वो सारी चीज़ ढूंढने की आदत हो गई है। और उसे पूछती कि असल में तुम्हारे और हेंगजी के बीच में हुआ क्या है। तो जिलिंग बताती है कि मेरी शादी से पहले मैंने एक बार चेकअप किया था तो मुझे पता चला कि मेरी पेट बहुत ज़्यादा छोटी है, इसलिए मेरी माँ बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन डॉक्टर ने मुझे ये बोला था कि अगर मैं कोशिश करती रहूँगी तो शायद मेरी बच्चा हो सकती है, इसलिए मैंने शादी के टाइम पर हेंगजी को बोला था कि मुझे बच्चा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मुझे लग रहा था कि अगर हम दोनों कोशिश करते रहेंगे तो हमें शायद बच्चा हो सकती है। लेकिन शादी की 15 साल बाद भी कोई भी बच्चा नहीं हुआ तो मुझे ऐसा लग रही है कि मैंने हेंगजी को शायद धोखा दिया है और मैंने उसे अंधेरे में रखा है। तो आगे से उसकी मदर बोलती है कि हेंगजी सच में एक बहुत ही अच्छा लड़का है, अगर तुम उसके साथ इसके बारे में बात करोगे तो वो जरूर तुम्हें माफ कर देगा। लेकिन जिलिंग बोलती है कि मैं हमेशा से इसके बारे में हेंगजी को बताना चाहती थी, लेकिन मैं जब भी उसके पास जाती हूँ तो मैं इतना हिम्मत ही नहीं कर पाती हूँ कि मैं इसके बारे में उसे कुछ भी बता सकूँ। और दूसरी तरह लॉयर लियाओ अपने डायरेक्टर के पास जाती है और उन्हें बताती है कि मैं लू शो की केस पर अब लेंसियो के साथ मीडिएट करने वाली हूँ। तो उसकी डायरेक्टर पूछती है कि तुम ये कब करने वाले हो। तो लॉयर लियाओ बोलती है कि मैं आज ही लेंसियो को मिलने के लिए बुला रही हूँ और मैं तो यहाँ पर सिर्फ आपको ये बात बताने के लिए आई थी। तो भी वहाँ पर लेंसियो भी अपनी पूरी लॉयर टीम के साथ आ जाती है, इसीलिए लॉयर लियाओ उसे बात करने के लिए उसे एक कमरे में लेकर जाती है जहाँ पर कि पहले से ही जिंग जिंग मौजूद होती है। और यहाँ पर लेंसियो की लॉयर सू बार बार लॉयर लियाओ को इस बात पर जोर दे रही होती है कि अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो आप हमें दिखा सकते हैं। लेकिन लॉयर लियाओ तो इस बात को बार बार डिने कर रही होती है।
और वो लेंसियो को बोलती है कि आपने अपनी इंटरव्यू में बोला था जब लुओसो ने आपको हरास किया तो आप तो सिर्फ उसकी स्टूडियो से भागना चाहते थे, लेकिन उस दिन जब लुओसो की स्टूडियो की एक एम्प्लॉय आपको बाहर तक छोड़ने गया था तो आपने उनके साथ बहुत ही अच्छे तरह से बात की। और इतना ही नहीं कि उस दिन तो आपको सर्दी भी हो गई थी और आपको ऐसा लग रहा है कि उस दिन आपको वहाँ पर और कोई भी नहीं देखा। उस दिन वहाँ पर और कोई भी फोटोशूट करने के लिए आया था जिसने कि इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है। और वहाँ पर एक स्टेज भी है जहाँ पर कि एक कैमरा भी है और उसने भी इस फुटेज को रिकॉर्ड किया है। तो आगे से लॉयर शो बोलती है कि ऐसे भी तुम स्ट्रीट का फुटेज तब देख सकते हो जब केस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। और वो लॉयर लियाओ को बोलती है कि ठीक है हम इस केस से हट जाएंगे, लेकिन वो शो को पब्लिकली आकर लेंसियो से माफी मांगनी होगी। तो आगे से लॉयर लियाओ बोलती है कि तुम्हें अब बिल्कुल सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है। लेंसियो के लिए उसकी ऑडियंस ही सब कुछ है, लेकिन लुओसो को ये सब चीज़ों की कोई भी ज़रूरत नहीं। अगर ऑडियंस की दिमाग बदल गई है तो तुम्हें पता तो है ना लेंसियो के साथ क्या होने वाली है। और आगे से वो लेंसियो को अपनी केस विड्रॉ करने के लिए बोलती है तो आगे से लेंसियो भी उसकी बात मान लेती है। और उसके बाद जिंग जिंग ये फाइल लेकर लुओसो के पास जाती है तो आगे से लुओसो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसके ऊपर जो इल्जाम था वो भी हट गया और जिंग जिंग भी उसके साथ दोबारा से काम करने के लिए मान जाती है। और दूसरी तरह यांग वांग आज हिम्मत करती है और वो अपनी मदर से मिलने के लिए उनकी कैफे में जाती है। तो उसे पता चलती है कि उनकी मदर की जो और एक बेटा था उसे स्कॉलरशिप मिली है, इसलिए वो उनकी यूनिवर्सिटी पर उससे मिलने के लिए गई है। इसलिए यांग वांग तो वहाँ से दोबारा से मायूस होकर वापस आ जाती है। और उसके बाद यांग वांग डिंग डिंग को लेकर अपनी शो के लिए ग्रैंडपा झाओ डिंगलियांग और ग्रैंडपा हान और मिस मा से मिलने के लिए जाती है और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करती है कि उन्हें एक बार उनकी शो पर आना चाहिए और उनके बारे में जो रूमर्स है उन्हें क्लियर करना चाहिए। लेकिन आगे से ग्रैंडपा हान तो उन्हें साफ साफ मना कर देती है और उन्हें बताती है कि अगर मैं शो पर जाऊंगा तो सारे लोग मेरी मजाक उड़ाएंगे। और इतना ही नहीं, अब से जब आसपास के लोगों को पता चला कि मैं मिस मा को पसंद करती हूँ तो अब से वो मेरी मजाक उड़ा रहे हैं। और मेरी बहू ने भी मुझे धमकी दे दिया या मैं मिस मा से शादी करती हूँ या उनकी शो पर जाती हूँ तो वो मेरे बेटे को डिवोर्स दे देगा। और ग्रैंडपा झाओ डिंगलियांग का भी बिल्कुल यही मानना है। अगर वो दोनों टीवी स्टेशन पर और उनकी शो पर जाते हैं तो लोग उनकी मजाक उड़ाएंगे। तो आगे से यांग वांग उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करती है और उन्हें बताती है कि ऐसे भी तो लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं। अगर आप एक बार हिम्मत करते हैं और हमारी शो पर चलते हैं तो आपके ऊपर जितना इल्जाम है सब हट जाएगा और जो लोग शादी करने से डरते हैं उन्हें भी हिम्मत मिलेगा और आपकी वजह से आपकी दोस्त के ऊपर जो इल्जाम भी लगा हुआ है वो भी तो हट जाएगा। और इस बात पर ग्रैंडपा हान मान जाती है उनकी शो पर जाने के लिए। और दूसरी तरह लिया वांग अपनी काम पर होती है तो उसके पास उनकी डायरेक्टर आती है और उन्हें बताती कि तुमने लो शो का केस इतनी अच्छी तरह से हैंडल किया है, इसलिए एक रिपोर्टर आया है तुम्हारी इंटरव्यू लेने के लिए। लेकिन आगे से लॉयर लियाओ तो इंटरव्यू देने से ही साफ साफ मना कर देती है और वो डायरेक्टर को बताती है कि अगर मैं कोई इंटरव्यू दूंगा तो लोग शायद गलत सोच सकते हैं और जो केस दब चुकी है वो दोबारा से उड़ सकती है, इसलिए मैं अभी कोई भी इंटरव्यू नहीं देने वाली हूँ।
और इस बात पर डायरेक्टर क्वान मान जाते हैं। और दूसरी तरह हेंगजी उनकी कंपनी के साथ कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही होती है, इसलिए फाइनेंशियल टीम की हेड के साथ वो मीटिंग करने के लिए उससे अपने ऑफिस पर बुलाया हुआ होती है और उन्हें पूछती है कि हमारी कंपनी को अभी फंड की ज़रूरत है तो हम हमारी कौन सा एसेट को बेच सकते हैं। तो आगे से फाइनेंशियल टीम की हेड उससे बताती है कि हमारे पास जो भी रेस्टोरेंट है अगर हम उन्हें अभी बेच देंगे तो सारे लोगों को पता चल जाएगा कि हमारी कंपनी को फंड की ज़रूरत है और उनकी प्राइस भी शायद नीचे गिर सकती है। लेकिन हमारे पास जो स्ट्रीट है अगर हम उन्हें बेच देंगे तो ज़्यादा कोई भी हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अभी ली हेंगजी को याद आती है कि असल में वो स्ट्रीट वो अपनी वाइफ जिलिंग के लिए बनाया हुआ होती है, क्योंकि जिलिंग को पहले शॉपिंग करने का बहुत ही शौक था, इसलिए उससे इम्प्रेस करने के लिए और उसकी शॉपिंग में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना आए इसलिए हेंगजी ने वो स्ट्रीट बनाया हुआ होती है। और क्योंकि उससे फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है इसलिए वो उसे बेचने के लिए भूल देते हैं। और दूसरी तरह यांगवांग की शो पर सारे गेस्ट आ गए होते हैं और पहला गेस्ट जाओ डिंगलियांग और जाओ जियांग होती है। तो पहले यांगवांग जाओ जियांग को पूछती है कि तुम तुम्हारे पापा से सही से बात क्यों नहीं कर पाते हो। तो आगे से जाओ जियांग बताती है कि जब से माँ गुजरी है तब से मैं उनसे सही से बात करना तो चाहती हूँ लेकिन वो सही से बात ही नहीं करते। और जैसे यांगवांग जाओ डिंगलियांग को इसके बारे में पूछती है तो आगे से ग्रैंडपा डिंगलियांग बताती है कि मैं इसीलिए मेरी बेटे से सही से बात नहीं करती ताकि वो मुझे लेकर ज़्यादा परेशान ना हो। और जैसे ही जाओ जियांग को पता चलती है कि उसकी पापा उसकी कितनी फिक्र करती है तो वो तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। और उसके बाद नेक्स्ट क्रेश ग्रैंडपा हान और मिस मा होती है। तो पहले बताते हैं कि हमारा प्यार आजकल का नहीं है, हम 40 साल पहले एक दूसरे को पसंद करते थे लेकिन उस टाइम पर मिस मा का और कहीं पर शादी हो गया था इसलिए दोनों अलग हो गए थे। लेकिन 40 साल बाद मिले और इस बार उनकी बच्चे नहीं मान रहे हैं उनकी शादी करने के लिए। और दूसरी तरह हम ग्रैंडपा हान और मिस मा की बच्चे को देखते हैं जहाँ पर कि मिस मा की बच्चे तो चाहते हैं उनकी शादी हो जाए लेकिन ग्रैंडपा हान की बच्चे ऐसा नहीं चाहते क्योंकि मिस मा की बच्चों को ऐसा लग रहे थे कि अगर उनकी माँ की शादी हो गया तो ग्रैंडपा हान की बच्चे से वो लोग पैसे ले सकते हैं। और उन्होंने तो एक लॉयर भी हायर किया है जो कि और कोई नई लॉयर लिया हुआ है। और जैसे उसके बारे में उसे पता चलती है तो पहले तो वो तो उन दोनों के ऊपर ही बुरी तरह से भड़क जाती है। पहले वो मिस माँ की बच्चों से डांट कर उन्हें बोलती है कि बुढ़ापा में तुम तुम्हारी माँ की फ़ायदा उठाकर उनसे पैसा हटना चाहते हो। और उसके बाद वो ग्रैंडपा हान की बच्चों को सुनाती है कि 40 साल के बाद तुम्हारी पापा की पहली प्यार उन्हें मिल चुके हैं जिससे कि तुम मिलने से उन्हें रोक रहे हो। और वो गुस्से से यहाँ से जा रही होती है तो आगे से उससे यांगवांग मिल जाती है। और क्योंकि यांगवांग ने उनकी सारी बातें सुन ली थी इसलिए वो लॉयर लियाओ की तो यहाँ पर तारीफ भी करती है लेकिन लॉयर लियाओ गुस्से में होती है इसलिए वो गुस्से में यांगवांग को बोलती है कि तुम जल्दी उन्हें रिकॉर्ड कर लो ताकि उनकी जो काला चिट्ठा है वो दुनिया के सामने आ सके। और वो गुस्से से यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद यांगवांग जिलिंग के पास जाती है और उसे बोलती है कि अब मेरी शो के लिए मुझे एक लॉयर की ज़रूरत है, क्यों ना तुम लॉयर लियावांग से बात करो ताकि वो हमारी शो को ज्वाइन कर सके। तो आगे से जिलिंग उसे बोलती है कि अगर लॉयर लियावांग
तुम्हारी शो को ज्वाइन करेगी तो ये बहुत लंबे टाइम तक चलने वाली है। अगर तुम बीच में चाहोगी भी तो ये चीज़ को तुम रोक नहीं सकती। क्या ये बात तुम्हें चलेगा? तो आगे से यांग वांग भी उसकी बात पर मान जाती है। इसलिए जिलिंग डायरेक्टर क्वान से बात करती है तो डायरेक्टर क्वान लॉर्ड लियाओवांग को अपनी ऑफिस पर बुलाती है और आगे से उसे यांग वांग की शू यानी कि स्पीक प्रोपर्ली को उसे ज्वाइन करने के लिए बोलती है। लेकिन लॉर्ड लियाओ तो उसे साफ साफ मना कर देती है। तो आगे से डायरेक्टर क्वान उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि हमें उनकी शो को ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन आगे से लॉयर लियाओवांग बोलती है कि मुझे सिर्फ एक लॉयर बनना है, ना कि टीवी स्टेशन का होस्ट बनना है। अगर मैं उनकी टीवी स्टेशन में जाऊंगा तो सारे लोग मुझे अजीब नज़र से देखने लगेंगे। तो आगे से डायरेक्टर क्वान उसे बोलती है कि डायरेक्टर जिलिंग ने मुझे खुद रिक्वेस्ट की है और उसकी हस्बैंड हेंग जी हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लाइंट है। अगर हम उन्हें नाराज़ करेंगे तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और वो लॉयर लियाओवांग को रिक्वेस्ट करती है तो आगे से लॉयर लियाओवांग भी उसकी बात मान जाती है उनकी शो पर जाने के लिए। और उसके बाद वो मेकअप रूम पर होती है और जैसे ही मेकअप खत्म होती है तो उसके पास डिंग डिंग आती है और उन्हें समझाती है कि आप जब शो के टाइम पर होंगे तो वहाँ पर बिल्कुल भी नर्वस मत होना। लेकिन लॉयर लियाओवांग बोलती है कि मुझे तो अभी से नर्वस हो रही है। तो आगे से डिंग डिंग बोलती है कि तुम वहाँ पर ऐसी बात करना जैसे कि तुम बाहर बॉस के साथ लड़ते रहते हो। और ये बात जैसे ही लॉयर लियाओवांग सुनती है उसे पूछती है कि मैं तुम्हारी बॉस के साथ कैसे लड़ती हूँ। लेकिन डिंग डिंग तो बात को घुमा देती है और वो यहाँ से निकल जाती है। और उसके बाद खुद जिलिंग लॉयर लियाओ को लेकर शो में जाती है जहाँ पर कि यांग वांग उसे पूछती है कि क्या तुम नर्वस हो। तो आगे से लॉयर लियाओ बोलती है कि मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं हूँ। तो आगे से यांग वांग बोलती है कि मुझे ये बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। अगर तुम नर्वस नहीं हो तो तुम्हें शो को कंप्लीट कर दिखाओ ताकि मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन हो जाएगा। और वो लियाओवांग के साथ प्लॉट भी कर रही होती है जो कि सारी एम्प्लॉय ये बातें सुन भी रहे होते हैं। तो अभी रिकॉर्डिंग रूम पर जिलिंग आ जाती है और वो जैसे ही उन दोनों की ऐसी बातें सुनती है तो उसे भी उनके ऊपर हंसी आ जाती है। तो अभी उसे हेंग जी मैसेज करती है और उसे आज डिनर पर इनवाइट करती है और उसे बताती है कि मुझे आज तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, क्या तुम अकेला मेरे साथ डिनर पर चलोगी। और दूसरी तरह यांग वांग का भी शो स्टार्ट हो गया होती है और उनका पहले गेस्ट ग्रैंडपा हान और उनकी बच्चे होते हैं। तो आगे से यांग वांग उसकी बच्चों को पूछती है कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है अगर तुम्हारी फादर शादी करते हैं। तो आगे से ग्रैंडपा हान की बच्चे बताती है कि मैं अभी भी मेरी फादर के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। अगर वो शादी कर लेंगे तो उनके पास जो घर है वो डिवाइड हो जाएगा और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। तो आगे से ग्रैंडपा हान बोलती है कि अगर तुम्हें ऐसा लग रही है तो मेरे पास जो घर है मैं वो तुम्हारे नाम पर कर देती हूँ। तो आगे से यांग वांग ग्रैंडपा हान के बेटे को बताती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे फादर 40 साल के बाद अपनी पहली प्यार से मिले हैं और उनसे मिलने के लिए वो हर रोज़ 4 किलोमीटर चल कर जाते थे। और क्योंकि वहाँ पर वो ज़्यादा टाइम रुक नहीं पाते थे क्योंकि वापस आकर जाकर तुम्हारे बेटे को भी स्कूल से लेकर आना था। अगर उनकी शादी मिस माँ से हो जाती तो वो दोनों मिलकर तुम्हारी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। और जैसे ही ग्रैंडपा हान की बेटे को पता चलती है कि उसकी फादर उनकी प्यार के लिए कितना स्ट्रगल कर रहे हैं तो उन्हें तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगती है। इसलिए वो जाकर उनसे माफ़ी मांगती है और उनकी शादी के लिए उन्हें अलाउ कर देती है। और उसके बाद जिलिंग यांग वांग के पास जाती है और उससे बताती है कि आज मैं हेंग जी के साथ बाहर डिनर पर चल रही हूँ तो क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलो। लेकिन आगे से यांग वांग तो उसे मना कर देती है। और जैसे ही जिलिंग घर पर जाती है और उसकी
मदर को पता चलती है कि आज जिलिंग हेंगजी के साथ बाहर डिनर पर जा रही है, तो वो फटाक से जिलिंग को यहाँ से भेज देती है और उसके बाद वो दोनों डिनर पर जाते हैं, जहाँ पर कि दोबारा से हेंगजी जिलिंग को पूछती है कि तुम्हें डिवोर्स क्यों चाहिए, और इस बार भी जिलिंग बहाना करने लगती है, जो बातें कि हेंगजी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ना कि उसकी बहाने पर उसे यकीन आती है। तो आगे से जिलिंग बताती है कि जब हम दोनों साथ में आए तो उस टाइम पर तुम कोई ज़्यादा अमीर नहीं थी, लेकिन तुम अब बहुत ज़्यादा अमीर हो और मैं इसीलिए अब तुमसे दूर जा रही हूँ, ताकि मैं चेक कर सकूँ कि उस टाइम पर तुम मुझे जैसा प्यार करते हो अभी तुम ऐसा करते हो या नहीं। और ये बहाना पर भी तो हेंगजी को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, फिर भी वो जिलिंग को ज़्यादा कुछ भी बोलता नहीं है। और उसके बाद आंटी यांग वांग को कॉल करती है और उसे बताती है कि जिंग जिंग कई दिनों से घर पर नशे में आ रही है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्या उसके साथ कुछ चल रही है। तो आगे से यांग वांग बोलती है कि आप उसकी बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं चेक कर कर आपको बताती हूँ। और उसके बाद यांग वांग लो शो की स्टूडियो पर जाती है, तो वो देखती है कि जिंग जिंग तो वहाँ पर नशे में सो रही है, इसलिए उसे उठाकर वो घर पर लेकर जाती है, जहाँ पर कि वो बहाना देने लगती है कि जिंग जिंग को लो शुगर हो गई है, इसलिए वो बेहोश हो गई है। लेकिन वो इतना ज़्यादा महक रही होती है कि सबको पता चल जाती है कि वो बुरी तरह से ड्रिंक किया हुआ है। और उसके बाद यांग वांग उसे ऊपर लेकर जाती है, तो आगे से जिंग जिंग उसमें आकर उसे बताने लगती है कि वो लॉयर अभी भी सिंगल है, क्या मैं आपको उनसे बात करूं। तो यांग वांग बोलती है कि कई दिनों से तुम्हारी मार नहीं लगी है, इसलिए तुम ऐसी बात कर रही हो। तो अभी उसकी मदर भी वहीं पर आ जाती है और वो यांग वांग को पूछती है कि क्या जिंग जिंग के साथ कुछ चल रही है जिसके बारे में वो हमें नहीं बता रही है। तो आगे से यांग वांग बोलती है कि आप उसकी बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, आप जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। और जैसे ही यांग वांग नीचे जाती है, तो उसकी दादी उसे अपनी पास बुलाती है और उसे पूछती है कि जिंग जिंग बोल रहा था कि कोई सिंगल है, क्या तुम्हारे किसी के साथ चक्कर चल रही है। तो आगे से यांग वांग बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे गलतफहमी हुई है। और यांग वांग काम की बहाना देकर वो यहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरह हेंगजी यांग वांग के पास पहुंचा हुआ होती है उसे अपनी सारी दुखड़ा बताने के लिए, और यांग वांग भी उसे अपनी सारी दुखड़ा बताने लगती है। और दूसरी तरह जिलिंग जैसे ही घर पर जाती है, तो उसकी मदर उसे पूछती कि क्या तुमने हेंगजी को सारी बातें बता दी है। लेकिन जैसे ही जिलिंग मना कर देती है, तो उसकी मदर उससे गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरह लो शो अपनी स्टूडियो पर सो रही है, और वो जैसे ही उठती है तो देखती है कि उसकी मदर उनसे मिलने के लिए आ रही है। और उसकी मदर उसे बोलती है कि तुम्हें खुद की हालत कैसी बना चुके हो, मैंने तुम्हारे लिए और एक न्यू काम ढूंढ लिया है, इसलिए तुम ये सारी चीज़ें छोड़ो और कल से चलो मेरे साथ काम करने के लिए। लेकिन इस बात पर लो शो का मदर के साथ उसकी लड़ाई हो जाती है, इसलिए उसकी मदर गुस्से में उसे बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे बिना कुछ भी कर सकते हो, तो आज के बाद मैं तुम्हारा कोई भी मदद नहीं करूँगा। और उसकी मदर तो गुस्से से यहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरह जिलिंग यांग वांग को बोलती है कि अगर तुम लॉयर लियाओ के साथ काम करोगे तो लोग तुम दोनों के बारे में हमेशा से बात बनाएंगे, क्या मैं अभी भी उन्हें कॉन्ट्रैक्ट भेज दूंगा। तो आगे से यांग वांग बोलती है कि तुम उन्हें ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भेजना जिससे कि वो कभी भी मना ना कर पाए। और दूसरी तरह लॉयर लियाओ जैसे ही काम पर जाती है, तो देखती
देखती है कि एमी उससे पहले ही आ गई है तो उसे पूछती है कि आज तुम इतना जल्दी कैसे आ गई। तो आगे से एमी बताती है कि मैं कल से यहीं पर हूँ और मुझे ऐसा लग रही है कि लॉयर चैन ने तुम्हारे बाद मुझे चुन लिया है काम देकर सताने के लिए। तो आगे से लॉयर लियाओ बोलती है कि जब तक तुम परमानेंट नहीं हो जाते तब तक तुम ये सारी चीज सह लो। तो भी वहाँ पर लॉयर चैन आ जाती है और लॉयर लियाओ को बोलती है कि तुम्हें उस ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो आगे से लॉयर लियाओ भी बोलती है कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, मुझे भी उस ऊपर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, क्यों ना आप ही मेरे बदले उस ऊपर चले जाए। लेकिन आगे से लॉयर चैन तो बहाना देखकर वो यहाँ से चली जाती है और उसके बाद डायरेक्टर लॉयर लियाओ को बुलाती है और उसे बताती है कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भेजा है और खासकर बोला है तुम्हें ही उस ऊपर जाना चाहिए। लेकिन लॉयर लियाओ को जाने का मन नहीं होता, इसलिए डायरेक्टर उसे रिक्वेस्ट करती है। तो आगे से लॉयर लियाओ बताती है कि मुझे तो बस एक लॉयर बनना है, ना कि कोई टीवी स्टेशन का होस्ट बनना है। तो आगे से डायरेक्टर बताती है कि सबसे अच्छा लॉयर वही होती है जो सबसे अच्छा मीडिएट कर पाते हैं। अगर तुम उसी स्टेशन पर जाते हो तो वहाँ पर तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेगा और ऐसे भी लॉयर चैन ने भी अलाउ कर दिया है तुम्हें वहाँ पर जाने के लिए, इसलिए लॉयर लियाओ भी उनके साथ काम करने के लिए मान जाती है। और दूसरी तरह डिंग डिंग कुछ सामान खरीदने के लिए क्या होती है, लेकिन वो गलती से ज़्यादा पैसा भेज देती है जिसका कि वो हिसाब नहीं कर पाता। तो भी वहाँ पर एक छोटा बच्चा डिंग डिंग का मदद करती है और जैसे ही डिंग डिंग जाने वाला होती है तो छोटा बच्चा बताती है कि मैं यांग वांग से मिलने के लिए आई हूँ क्योंकि वो मेरी मॉम की बॉयफ्रेंड है। इसलिए डिंग डिंग उससे यांग वांग के पास लेकर जाती है तो उसे पता चलती है कि उसका नाम भाव भाव है और उस स्कूल से चुप कर आई है। इसलिए यांग वांग डिंग डिंग को बोलती है कि तुम जाकर भाव भाव की स्कूल और उसकी मॉम को बता दो कि भाव भाव यहीं पर है। तो आगे से भाव भाव यांग वांग को बोलती है कि तुम्हें ज़्यादा खुश होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो भी फेमस सेलिब्रिटी है सब मेरी मॉम की बॉयफ्रेंड है। तो आगे से यांग वांग पूछती है कि तुम यहाँ पर आई क्यों हो। तो भाव भाव बताती है कि मेरी मॉम मेरी पढ़ाई को लेकर काफ़ी सीरियस है, इसलिए वो कभी भी मुझे खेलने नहीं देती, ना कि मेरी कोई भी बात सुनती है। इसलिए तुम उन्हें तुम्हारी शो पर बुलाओ ताकि वो सबके सामने मुझसे माफ़ी मांग सके और वो मुझे खेलने के लिए कभी मौका भी दे। तो भी वहाँ पर डिंग डिंग आकर बताती है कि मैं उनकी घर और स्कूल पर इन्फॉर्म कर चुकी हूँ। और दूसरी तरह एमिलिया वांग को बताती है कि हेंगजी प्रॉपर्टी और माके के बीच में अभी भी कोई भी डिसीजन नहीं हुआ है। तो अभी वहाँ पर माके आ जाती है और वो तो लॉयर लियाओ के साथ फ्लर्ट करने लगती है और उसे बताती है कि आज हमारी एक क्लास रियूनियन है जहाँ पर कि तुम्हें कैसे भी कर आना होगा। और दूसरी तरह यांग वांग तो मामा का जिम्मेदारी जिलिंग को देखकर यहाँ से जाने लगती है। तो आगे से जिलिंग उसे रोकती है और उसे बताती है कि ये तुम्हारी ऊपर एक उधार रहा, इसके बदले आज तुम मिस्टर शू के साथ डिनर पर चलोगी। तुम्हें पता तो है ना वो तुम्हारी शो का स्पॉन्सर है, लेकिन कुछ टाइम पहले वो तुम्हारी शो को छोड़ना चाहते थे, लेकिन अब तुम्हारी शो का रेटिंग अच्छा होता जा रही है, इसलिए वो दोबारा इसके बारे में सोचना चाहते हैं। और ऐसे भी उनकी वाइफ जो है ना वो तुम्हारी बहुत ही बॉडी वाली फैन है, इसलिए आज तुम कैसे भी कर डिनर पर बिल्कुल भी लेट नहीं हो सकते। और दूसरी तरह जिंग जिंग दोबारा से लो शो की स्टूडियो पर गया होती है, तभी उसे यांग वांग कॉल करती है और उसे पूछती है कि तुम कहाँ पर हो, लेकिन जिंग जिंग उसे काम की बहाना देकर
उसकी कॉल काट देती है। और ऐसे भी वो अपने भाई से इतना परेशान हो गया होती है, इसीलिए वो सोचती है कि क्यों ना मैं इसका कहीं पर सेटिंग करा दूं। और वो लॉयर लिया को कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। और दूसरी तरह यांग वांग लो सो से मिलने के लिए उसकी स्टूडियो पर जाती है, तो वो देखती है कि लो सो अभी भी नशे में सो रही है, इसलिए उसे उठाती है और उसे बताती है कि अगर तुम्हें बर्बाद होनी है तो तुम खुद ही बर्बाद हो जाओ, लेकिन ये सारी चीज़ों से तुम जिंग जिंग को जाने दो। और ऐसे ही मैंने किसी लड़की को इतना पढ़ा कर इसीलिए नहीं खड़ा किया है ताकि तुम तुम्हारी तबाही के नीचे उसे भी कुचल दो। तो आगे से लो सो बोलती है कि अगर तुम कहीं का होस्ट हो तो तुम वहीं का ही होस्ट हो, और ना कि यहाँ पर आकर मुझे लेक्चर झाड़ो। और ऐसे भी जिंग जिंग यहाँ पर जो भी कुछ करती है उसे यहाँ पर रोकने के लिए कोई भी नहीं है। और ऐसे भी मैंने उसे यहाँ पर जाने के लिए बोला था, लेकिन यहाँ पर रहने का फैसला उसका खुद का था, इसलिए मैं इन सब में कुछ भी नहीं कर सकती। ये सुनकर यांग वांग को इतना गुस्सा आती है कि वहाँ पर जो पानी होती है उसकी फेस पर मारती है और वो यहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरह मामाओं की मम मामाओं को लेने के लिए आती है, लेकिन मामाओं जाने से ही मना कर देती है, इसलिए उसकी मम तो गुस्से से यहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरह जिंग जिंग लियाओ को कॉपी के लिए बुलाया हुआ होती है और उसे पूछती कि क्या तुम अभी भी सिंगल हो या तुम किसी को पसंद करते हो। अगर तुम सिंगल हो तो क्यों ना मैं तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढ दूं। लेकिन लियाओ वांग बोलती है कि इसका कोई भी ज़रूरत नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो भी वहाँ पर यांग वांग आ जाती है, तो आगे से जिंग जिंग बोलती है कि क्यों ना तुम दोनों मिलकर यहीं पर बात करो, अगर तुम दोनों का बात आगे बढ़ा तो हम जरूर रिश्तेदार बनेंगे। और यहाँ पर लियाओ वांग को ऐसा लग रही होती है कि यांग वांग और जिंग जिंग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लेकिन यहाँ पर यांग वांग उसकी एक गलतफहमी को दूर कर देती है, इसलिए लियाओ वांग तो बहुत ही खुश हो जाती है। और उसके बाद यांग वांग मिस्टर सू के साथ डिनर पर जा रही होती है, तभी देखती है कि लियाओ वांग भी अपनी क्लास रियूनियन पर जा रही है। और यांग वांग मिस्टर सू और उनकी वाइफ के साथ डिनर जैसे ही कंटिन्यू चल रही होती है, उसी बीच में वो वॉशरूम जाती है, तो देखती है कि लियाओ वांग अपनी दोस्तों के से पीछा छुड़ा कर भाग रही है। तो अभी यांग वांग उसे प्रोटेक्ट करती है, तो उसकी दोस्तों से बताने लगती है कि ये तो बस से क्लास रियूनियन है। और वो लियाओ वांग को और भी ज़्यादा ड्रिंक करा रही होती है, तो आगे से लियाओ वांग बोलती है कि तुम सब ने बोला था कि वहाँ पर बहुत सारे क्लासमेट होंगे, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ हम तीनों है। और लियाओ वांग तो उनसे भागना चाहता था, इस वजह से वहाँ पर ज़्यादा शोर हो जाती है, इसलिए जिलिंग और मिस्टर सू और उसकी वाइफ भी वहाँ पर आ जाती है। और यांग वांग लॉयर लियाओ को प्रोटेक्ट करती है और उसके बदले ड्रिंक करती है, और वो जिलिंग को बताती है कि मैं उसे छोड़ने के लिए जा रही हूँ। और वो लियाओ वांग को लेकर यहाँ से चली जाती है, लेकिन लियाओ वांग नशे में होती है, लेकिन वो बार बार यांग वांग को ये बता रही होती है कि अगर तुम ड्रिंक किए हुए तो तुम गाड़ी नहीं चला सकती। और उसका लो वो यांग वांग को बताने लगती है, और जैसे ही टैक्सी रुकती है तो आगे से यांग वांग लॉयर लियाओ को कंधे में उठाकर ले जाने लगती है। तो आगे से लॉयर लियाओ पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं भारी हूँ। और जैसे ही यांग वांग हाँ बोलती है, तो लॉयर लियाओ बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ पर मुझे उतार दो, मैं खुद ही घर जा सकती हूँ। तो यांग वांग बोलती है कि अगर मैं यहीं पर तुम्हें उतार दूंगा तो तुम दोबारा से यहाँ से भाग जाओगे। और जैसे ही यांग वांग जाती है तो देखती है कि लिफ्ट तो खराब है, इसलिए वो लॉयर लियाओ को
अपने कांधों में उठाकर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ले जाकर उसकी घर पर छोड़ती है और वो अपने घर वापस चली जाती है। और जैसे ही वो घर पर पहुंचती है तो वो ल्यावांग की वही बात याद करती है जब वो उसे बोल रही थी कि मैं जितने भी तुमसे भागने की कोशिश करती हूँ तुम हमेशा से मेरे सामने आ जाते हो। अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। और यहीं पर हमारी ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है और हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।